वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल सुप्रिया रजनीश for learner। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हमने बहुत सारे एक्ट पिछले बहुत सारे एक्ट को हमने पढ़ा है। क्राउन रूल को हम पढ़ रहे थे। क्राउन रूल में हम भी बहुत सारे एक्ट को पढ़ चुके हैं। अब हम इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1861, 1892 और अभी जो एक्ट हम पढ़ेंगे वो 1909 है, जिसको कि हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। तो थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री को जब तक नहीं समझेंगे तो पता कैसे चलेगा कि नए एक्ट को लाने के पीछे कारण क्या था, क्यों इस नए एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 1857 की जो क्रांति होती है, स्वतंत्रता की क्रांति होती है, वो इतना महान क्रांति हमारे भारतीय राजनीति में अपना एक इम्पैक्ट डालता है, जिसके फलस्वरूप नए नए एक्ट आते हैं और कहीं ना कहीं से भारतीयों को अपने स्वतंत्रता के साथ साथ अपने अधिकारों की भी जानकारी मिल जाती है। उसी क्रांति के बाद हर एक भारतीय अपनी राष्ट्रता के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति इतना सजग हो जाता है और इतना सुव्यवस्थित अपने दिमाग को कर लेता है कि हमें हमारे अधिकार वैसे ही चाहिए जैसे आप अंग्रेज जो हैं अपने देश में अपने लोगों के लिए वैसे आपने साधन उपलब्ध कराया है। आप हमारे ऊपर राज करते हैं और हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया हुआ है आपने। ऐसा नहीं हो सकता है। उसी के फलस्वरूप क्रांति भी होती है और उसी के ही फलस्वरूप 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भले ही एक अंग्रेज के द्वारा किया गया था, लेकिन वह अंग्रेज काफ़ी विद्वान थे, रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे और कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों के ग्रुप को मिलाकर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया था। उसमें बहुत सारे भारतीय भी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाने का मुख्य उद्देश्य था, एक पॉलिसी के अंतर्गत उस कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था सेफ्टी वॉल पॉलिसी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। उस पॉलिसी का मकसद होता है अंग्रेजों और भारतीयों के बीच मध्यस्थता वाली स्थिति उत्पन्न करना, यानी किसी भी बात को एक मीडिया होगा जिसके द्वारा हम लोग किसी भी मैटर्स को सॉल्व करेंगे। तो उसलिए उस पॉलिसी के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। लेकिन धीरे धीरे चूंकि प्रत्येक भारतीय अपने राष्ट्र के प्रति इतना समर्पित होने लगा था, एक ऐसा भाव उसके मन में आने लगा था कि वो राष्ट्र के प्रति कुछ भी करने के लिए गुजर मिटने के लिए तैयार हो गया था। और प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म से आता था, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्र की चिंता सताने लगी, अपने अधिकारों की चिंता सताने लगी। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सजग होने लगा और एक क्रांतिकारी आंदोलनात्मक रूप भी मन में अख्तियार करने लगा। तो उसी के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है धीरे धीरे प्रगति करता है और 1892 के बाद 1909 ईस्वी के बीच तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत हद तक भारतीय राजनीति में अपना इम्पैक्ट डालने लगता है। और उसका इम्पैक्ट यह होता है कि भारतीय राजनीति में तो उसका असर दिखने ही लगता है, भारतीय लोगों के बीच तो दिखने ही लगता है, साथ ही साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इसकी भनक चली जाती है। तब की जो बात करते हैं, 1906 में ब्रिटेन में लिबरल पार्टी का चुनाव होता है और पार्टी के चुनाव में लिबरल पार्टी के जो एक लीडर होते हैं जॉन मॉर्ले, जो तब के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ करते थे, वो जीत जाते हैं, वो वहाँ का चुनाव जीतते हैं। तो मॉर्ले जो थे एक वेलफेयर सोचते थे भारतीयों के लिए, उनके मन में अच्छी भावना थी, वो चाहते थे कि भारतीयों को उनका अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इस प्रकार से उनकी भावना अच्छी थी। और तब के वाइसराय ऑफ इंडिया जो थे, मिंटो जो थे, वो मॉर्ले से गाइडेड तो होते थे, लेकिन उनका ये मिशन नहीं था कि भारतीयों को उनका पूरा का पूरा अधिकार उनके अनुसार ही मिल जाए। बाद में दोनों की प्लानिंग कैसे कैसे चलती है अभी हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब धीरे धीरे बहुत प्रगति करता है, तो एक राजनीतिक पार्टी में अगर बहुत सारे लोग एंट्री लेते हैं, बहुत सारे नेता उसमें एज अ रिप्रेजेंटेटिव एंट्री लेते हैं, तो भले ही उनका मिशन एक ही हो, उनका विजन एक ही हो, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी एक हो ऐसा संभव नहीं है। आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। उसी आइडियोलॉजी के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग होता है एक्सट्रीमिस्ट और एक भाग होता है मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी
रवैया अपनाते हैं, वो धरना प्रदर्शन स्ट्राइक को वैल्यू देते हैं कि हमें किसी न किसी प्रकार से हमें हमारा अधिकार चाहिए, उसके लिए हम क्रांतिकारी आंदोलनात्मक रवैया भी अपना सकते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, जो पिछले हमने एक्ट में पढ़ा था, उनका एक फेमस स्लोगन स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसी क्रम में मॉडरेट्स के एक नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। वो जो थे मॉडरेट ग्रुप जो था, वो छोटे छोटे माइनर इश्यूज को बातचीत के माध्यम से सॉल्व आउट करना चाहता था। धीरे धीरे मॉडरेट्स ग्रुप जो था वह स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब स्वराज को भी नकारने लगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी तब की, उसको भी इसने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। तो आपस में ही कहीं ना कहीं से ऐसा माहौल उत्पन्न होने लगा कि लोग बंटना शुरू हो गए, दोनों की आइडियोलॉजी भी बंटनी शुरू हो गई। पहला तो एक हिस्ट्री ये है, इस एक्ट की हिस्ट्री को हम लोग जानते हैं पहले कि हिस्ट्री क्या है जिसकी वजह से 1909 का एक्ट लाना पड़ा। एक ये हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन होता है। दूसरा, एक रिसेंटमेंट बढ़ जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ। दूसरा बढ़ता है क्या कि डिवीजन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। तब के जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कर्जन, उनके द्वारा ये विभाजन हो जाता है। उसके बाद इंडियन मुस्लिम लीग, पैरेलली एक और इंडियन मुस्लिम लीग भारतीय राजनीति में एक मुस्लिम लीग 1906 में आता है, जिसका कि अपना एक डिमांड होता है, जिसके नेता थे आगा खान। उनका एक डिमांड होता है सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम वोटर्स एंड देयर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। यानी मुस्लिम लीग का डिमांड होता है कि हम मुस्लिमों का एक अलग इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए, जिसके कि वोटर्स सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होंगे और उसके रिप्रेजेंटेटिव भी जो होंगे वो भी सिर्फ मुस्लिम होंगे। और एक पर्टिकुलर टेरिटरी का आपको निर्धारण करना होगा। इस टेरिटरी के पर्टिकुलर जो लोग हैं ये यहाँ के वोटर्स हैं और ये इनका जनप्रतिनिधि है। यानी मुस्लिम सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरल की डिमांड शुरू हो गई इंडियन मुस्लिम लीग के बाद। तो ये सारा जो रिसेंटमेंट है बढ़ता जा रहा था। उसके बाद रिसेंटमेंट क्या था कि 1858 में 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश क्वीन के द्वारा प्रोक्लेम किया जाता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस को समान अवसर देना है, काउंसिल में भी देना है और लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी देना है। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो इस चीज़ को नहीं मानना चाहते थे। उनको ये चीज़ नहीं पच रहा था कि हम भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री देंगे। हाँ, एंट्री देंगे, उनको काउंसिल में एंट्री देंगे, लेकिन एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो ये भी रिसेंटमेंट लोगों के मन में ये भी भावना अच्छी नहीं बन रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ, ये भी ज़्यादा प्रबल होता जा रहा था। इसी के फलस्वरूप क्या होता है कि व्हाइट हॉल में जो कि लिबरल पार्टी के विनर होते हैं जॉन मॉर्ले, और ब्रिटिश क्वीन ने तो पहले प्रोक्लेम किया था इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, तो इसलिए व्हाइट हॉल के उसमें वहाँ पे एडमिट होते हैं पहली बार दो इंडियंस, एक हिंदू और एक मुस्लिम। एक हिंदू जो एडमिट होते हैं वो होते हैं कृष्ण जी गुप्ता, और एक मुस्लिम जो है वो एडमिट होते हैं सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो व्हाइट हॉल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉन मॉर्ले के कैबिनेट में दो इंडियंस को एडमिट कर लिया जाता है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। और मॉर्ले के दबाव के कारण ही, दबाव के बाद ही मिंटो भी अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियंस को पहली बार, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियंस को पहली बार एडमिट किया जाता है। वो इंडियंस जो थे, फर्स्ट इंडियन जो थे एज ए लॉ मेंबर एडमिट होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस तरीके से मॉर्ले के कैबिनेट में भी दो इंडियंस एडमिट हो रहे हैं, मिंटो के कैबिनेट्स में भी एक इंडियन, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियंस एडमिट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अब जो है मॉर्ले मिंटो ने प्लानिंग किया कि अब मिंटो आपको, आप जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, आपको अपने काउंसिल में एक 4th सीट को रिजर्व करना है फॉर द मुस्लिम ओनली। वो सीट रिजर्व होगा क्योंकि अब उन दोनों ने प्लानिंग समझ में आ गया था, उन दोनों को प्लानिंग समझ में आ गई थी कि भारत पे अगर राज करना है तो अब यहाँ पे लोगों को धर्म के नाम पर बांटना शुरू करो। और ये एक्ट पहली बार सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल को बढ़ावा देता है, एक ऐसे सिस्टम को बढ़ावा देता है जहाँ पे धर्म के नाम पर लोगों को बांटना है और धर्म के नाम पर लोगों का चुनाव करना है काउंसिल में। तो अब इसी एक्ट के बाद एक स्लोगन बहुत फेमस होता है, डिवाइड एंड रूल।
अंग्रेजों का सही भी होता है, क्योंकि इसके बाद अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ भूलकर अब हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिसी पे आना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है? चूँकि इतना ज़्यादा रिवोल्ट होता है सरकार के प्रति कि अब जो है सरकार बोलती है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो बोलता है अब कि अब आपको एक्सपेंशन, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड भी हो गई थी, मुस्लिम लीग की भी डिमांड थी कि हमें एक्सपेंशन चाहिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी। पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट इंडियन मेंबर एडमिट होते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका भी एक्सपेंशन होता है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले 16 मेंबर्स थे, अब वो 60 हो जाते हैं। एक यहाँ पर मेंबर पहली बार एडमिट होता है, फर्स्ट इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज ए लॉ मेंबर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इससे पहले कोई भी इंडियन शामिल नहीं थे, ना तो ऑफिशियल ना ही नॉन ऑफिशियल। पहली बार एडमिट होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और यूनाइटेड प्रोविंसेस में 50 मेंबर्स ईच, सब में 50 मेंबर्स एडमिट हो सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी एक्सपेंशन कर दिया गया है। बर्मा, पंजाब, असम 30 मेंबर्स ईच एडमिट हो सकते हैं। और इन सब जो मेंबर्स हैं, इसका चुनाव, इसकी जो प्रक्रिया है अब वो कैसे होगी वो देखिए। काउंसिल का एक्सपेंशन हो गया। अब है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में होंगे गवर्नर जनरल यानी वाइसरॉय ऑफ इंडिया और द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक पोर्शन ये हो गया। उसके बाद हो गया नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स। तो गवर्नर जनरल की एक काउंसिल हुई, काउंसिल जो गवर्नर जनरल अपॉइंट करेंगे वो, और एक हो गया आपका नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स। नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग होंगे और वो ऑफिशियल मेंबर्स की तरह एडमिट होंगे, और ऑफिशियल मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में अंग्रेजी हुआ करते थे और उसको गवर्नर जनरल ही एडमिट करते थे, यानी उनको नॉमिनेट करते थे। इलेक्शन तो इनडायरेक्ट वे में हो रहा था, तो एक रिसेटमेंट का कारण ये भी था, इनडायरेक्ट इलेक्शन। पहले इलेक्शन तो था कि इलेक्ट करना है, लेकिन वो इनडायरेक्टली था, क्योंकि इलेक्शन का मतलब ही होता है कि एक सामान्य मत के आधार पर किसी प्रतिनिधि का चुनाव, लेकिन यहाँ एक सामान्य मत नहीं था। पब्लिक को वो पावर नहीं दी गई थी, यहाँ पर्टिकुलर बॉडीज को वो शक्ति दी गई थी। उसके बाद आता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में ही इंडियंस एडमिट होते थे, वो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन हुआ। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे वो गवर्नर जनरल उसको अपॉइंट करते थे, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे वो अपॉइंट होते थे एज अ इलेक्शन मेथड, इनडायरेक्ट इलेक्शन। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स होते थे। इलेक्टेड मेंबर्स जो होते थे वो एक पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा इलेक्ट होते थे। इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हुआ करते थे, वही इलेक्ट होते थे, और ऑफिशियल मेंबर्स तो नॉमिनेट होते थे, क्योंकि उसको तो गवर्नर जनरल को नियुक्त करना था, यानी वाइसरॉय ऑफ इंडिया को नियुक्त करना था, तो वो तो जिसको मर्जी है उसी को नियुक्त करता था। लेकिन जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स था उसको नियुक्त करने की शक्ति दे दी गई बाय द मेथड ऑफ इलेक्शन। वो इलेक्शन का मेथड था, लेकिन वो इनडायरेक्ट था। तो इलेक्टेड मेंबर्स जो होते थे वो पर्टिकुलर बॉडी से होते थे। वो हुआ करते थे जमींदार, यूनिवर्सिटीज़ और उसी प्रकार के ट्रेड एसोसिएशन, बहुत सारे मेंबर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इस प्रकार की बॉडी तो जो थी वो मेंबर्स को इलेक्ट करती थी। अब इनको जो राइट्स जो दिया गया था वो राइट्स क्या था? वो राइट्स था कि अब वो बजट पे सवाल जवाब कर सकते थे, पब्लिक वेलफेयर से संबंधित पॉलिसी ला सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कर सकते थे। इसके पहले उनको क्वेश्चंस करने का राइट नहीं था। एक ही बार वो प्रपोजल दे सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, वो भी बजट पे। तो यहाँ पे उनको बजट पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का राइट मिल गया। लेकिन जो प्रोविडेड राइट्स थी वो थी फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी पे ये कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, कोई डिस्कशन नहीं कर सकते थे। उसके साथ साथ प्रिंसली स्टेट के साथ गवर्नर जनरल का क्या रिलेशन होगा उस पर ये सवाल जवाब नहीं कर सकते थे। रिस्ट्रिक्शन भी था, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ राइट्स दिए गए थे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पहली बार भारत को बढ़ते हुए देख रहे हैं धर्म के आधार पर, हिंदू और मुस्लिम, जो कि मॉडलिमेंटो समझ चुके थे। और अब भारत की सुखी संपन्नता से ज़्यादा आवश्यक यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट को लग रहा था धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, क्योंकि अब यहाँ पर भारत पे राज करना है। तो भारतीय जो है बहुत ही ज़्यादा
कोई भी विशेष धर्म जो है अगर अपने धर्म के प्रति लगाव दिखाता है तो राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो जाती है। ऐसा मॉडर्न समझने लगे थे। कोई भी धर्मावलंबी है, अगर धर्मावलंबी गुरु हैं, उनके अनुयायी लोग हैं, तो वो धर्म के प्रति अपनी अटूट आस्था दिखाते हैं अपने धर्म के प्रति, और धर्म के प्रति अटूट आस्था उसकी राष्ट्रीयता को भी दिखाता है। तो ये तो समझने वाली बात थी जो कि मॉडर्न समझ चुके थे। तो अब यहाँ पे इलेक्टोरल का जो मेथड था वो कम्युनल इलेक्टोरल मेथड को अपनाया गया। अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को बांट दिया गया। अब प्रतिनिधि का चुनाव जो है वो हिंदू और मुस्लिम अलग अलग मेथड से होगा। पर्टिकुलर टेरिटरी बन गया है। पर्टिकुलर टेरिटरी में सिर्फ मुस्लिम्स वोटर्स होंगे, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब यहाँ पर पहली बार एक फोर्थ मेंबर या चौथा मेंबर बोले या एक सेपरेट सीट को रिजर्व किया जाता है मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के लिए, मुस्लिम मेंबर के लिए। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं से हिंदू मुस्लिम की बात को छेड़ते हुए भारत को बांटने का काम शुरू हो जाता है। और इसी का जो एक्सट्रीम स्वरूप हमको बाद में देखने को मिलता है 1947 का इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न। इसी के बाद तो धीरे धीरे हम क्रमशः देखेंगे कि भारत के संविधान का विकास कैसे हो रहा है, भारतीय राजनीति का उदय के साथ साथ भारतीय राजनीति का क्रमबद्ध विकास किस प्रकार होता है। तो 1909 जो एक्ट है, पहली बार यहाँ पर भारतीयों को बांटा गया है हिंदू मुस्लिम के रूप में, जिसको कि मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। उसके बाद हम दो और एक्ट पढ़ेंगे, 1935 का एक्ट, 1947 का एक्ट। उसके पहले मैं एक और वीडियो लेक्चर भी बनाऊंगी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर भी, मुस्लिम लीग के ऊपर भी सेपरेट मेरा वीडियो होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये ओवरऑल फीचर्स है 1909 का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने ये शॉर्ट में नोट्स भी डाल दिया है यहाँ पे। आई होप कि मेरा आपको ये वीडियो लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, अगले एक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।